लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार और प्रसार जोरों पे है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ तत्व, कुछ ऐसे स्लीपर सेल विषय को अपविषय, वाद को विवाद और बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सीधा इशारा कल के मंगलसूत्र और जो भारत की महिलाओं की जो संपत्ति है, सोना, उनका कुछ तो स्त्रीधन के रूप में अपने परिवार से मिलता है और कुछ वो पाई पाई करके जोड़ती हैं। जो उस परिवार की भी शक्ति रहती है, माता बहन की भी उसकी एक शक्ति, उसकी एक सपोर्ट रहती है और वक़्त आने पे उसे इस्तेमाल भी करते हैं और उसका एक बहुत भद्दा मजाक बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन और विशेषकर कांग्रेस ने की है। मैं जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की गई, मैं एक बारी चीज़ें ज़रा ठीक, जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव में, ठीक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करूँगा। कांग्रेस का अगर आप घोषणा पत्र अगर देखें तो सोच समझ के कहा गया कि किसी कम्युनिस्ट, माओवादी, या कम्युनिस्ट भी नहीं बोलूँगा, किसी एक एक्सट्रीम कम्युनिस्ट, माओवादी और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कम नहीं है। रिजर्वेशंस को लेके बार बार 1, 2, 3, 4 और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि रिजर्वेशन की जो कैप है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन तुष्टीकरण और सूडो सेक्युलरिज्म के साथ कांग्रेस का और विशेषकर इंडी गठबंधन का जो जैसा नाता है, ये छोड़ नहीं सकते। अपने घोषणा पत्र में सुप्रीम कोर्ट से आदेश के विरुद्ध जाके 50% आरक्षण की बात की गई है। जो मंगलसूत्र की बात करें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डायरेक्टली कहा है कि अल्पसंख्यकों को, मैं अल्पसंख्यकों की बात और अल्पसंख्यकों पर राजनीति करने वालों को कम से कम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक माइनॉरिटी, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप उनको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सार्वजनिक रोजगार और अनुबंध कौशल विकास को बिना भेदभाव के अवसरों में उचित हिस्सा मिल सके। ये किस किस्म की राजनीति है? आप अपने मैनिफेस्टो में SC, ST, OBC रिजर्वेशन को 50% की सीमा से ऊपर ले जाना चाहते हैं। आपके मायनों में बहुसंख्यवाद की, जिसे कहते हैं, कोई जगह, कोई स्पेस आपके पास नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत के संविधान का एक गोल्डन, जिसे कहते हैं, चैप्टर भी है, उसकी गोल्डन एक स्ट्रीक भी है और आप उससे उभर के आप भारत का जो बेसिकली द आइडिया ऑफ इंडिया, जो आइडिया ऑफ भारत, जो आइडिया ऑफ हिंदुस्तान, आप उसके विरुद्ध जाके इस किस्म का एक डिविसिव घोषणा पत्र की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने गलत नहीं कहा जब आपने अपने घोषणा पत्र में ही कहा है कि आप ऐसे लोगों में, आपने जो आंकड़े वहाँ पे जारी किए हैं कि 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलितों की और 8% आदिवासियों की। जिस तरीके ये आंकड़े किस तरीके से आप कह रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि इनको आप 50% से ऊपर जाके रिजर्वेशन की जो कैप आप तय करेंगे। और खासकर 6 अप्रैल 2014 को तेलंगाना में जो चुनावी रैली में भी आपने जो एक नया, एक देश को जाति और वर्ग के नाम पे बांटने की जो कोशिश की है, हम इसकी कड़े तौर पे निंदा करते हैं। और जो आपने जो सर्वे की बात की है कि आप सर्वे करेंगे, संपत्ति को चेक करेंगे और घरों को भी चेक करेंगे, रियल एस्टेट को भी चेक करेंगे और एसेट्स को भी चेक करेंगे, और जिनके पास ज़्यादा पूंजी है उनकी पूंजी खींच के घुमा के आप, जिसे कहते हैं, जो कम पूंजी वालों को देंगे। इसका मतलब है, मैंने कहा कि ये माओवादी एजेंडा है। आपके ध्यान में रहे कि इनकम का स्लैब तय करने के लिए इनकम टैक्स के अलग अलग कानून हैं। उसके अलावा फेरा और फेमा या डिफरेंट किस्म के, जिसे कहते हैं, कानून हैं जो एक आदमी को एक गैर अधिकृत तरीके से कानून की धारा के विरुद्ध जाके संपत्ति अर्जित करने से, या होल्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग एक्ट है। अब उसके बाहर जाके आप कौन सी संपत्ति खींच के आप किसके लोगों को देंगे? और हमने डायरेक्ट ठीक कहा है कि आपकी नज़र हमारे यहाँ पे जो जुड़ी महिलाएं हैं उनके द्वारा जो अर्जित किया हुआ सोना और उनके मंगलसूत्रों पे है। आप उनके मंगलसूत्र खींचना चाहते हैं। आप एक नया के, जिसे कहते हैं, एक एनार्की, जिसे कहते हैं, एक एनार्किज्म की, जिसे कहते हैं, आप एक रचना करना चाहते हैं भारत में। और ये एक नया वाद और विवाद बना के आज मोदी सरकार ने पहली बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के तहत कई महिला केंद्रित स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। लेकिन आज आप सारा उसको, जिसे कहते हैं, उलटफेर करके एक नई एक रचना जो कभी पॉसिबल नहीं, जो कभी हो नहीं सकती, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। लेकिन भारत का जनमानस ये सब जानता है और ये मानता है।
फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत के जनमानस की आवाज़ है, अंतरात्मा का उसका एक संकल्प भी है और उसका एक फैसला भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस स्मोक स्क्रीन जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग जो बनाए जा रहे हैं, इसको ध्वस्त करते हुए 400 पार के गठबंधन के साथ फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास में एक नया स्वर्णिम चैप्टर, एक नया स्वर्णिम जिसे कहते हैं एक अध्याय जुड़े। धन्यवाद। पठानिया जी, एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया कि घुसपैठियों का, घुसपैठियों से प्रधानमंत्री जी का क्या मतलब था, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को बयान को तोड़ने और मरोड़ने में इंडी गठबंधन और बाकी जिसे कहते हैं विशेष पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा एक रोल प्ले किया है। मैं आपके ध्यान में ले आऊँ कि CAA और NRC भारत भारतीयों के लिए इस मूल मंत्र और इस मूल रचना के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया। जो इंडियन का जो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 में ये लॉन्च किया गया और जिसमें भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए एक जिसमें मापदंड तय किए गए, भारत फॉर भारतीयों के लिए। पहले भारत भारतीयों की बात कर ले, ये नहीं भारत में को बाहर वाला। अब दलाई लामा जी यहाँ पे एक कितनी देर से हमारे यहाँ जिसे कहते हैं शरण में हैं। सिर्फ दलाई लामा तो बौद्धिस्ट हैं। आपके ध्यान से बताना चाहूँगा, लोगों को पता नहीं है, 1500 के पास जो परिवार हैं तिब्बतन मुस्लिम्स, ये भी 1950 में दलाई लामा के साथ जम्मू कश्मीर के जिसे कहते हैं राज्य में यहाँ पे आज हमारे एसाइलम में यहाँ पे जिसे कहते हैं रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये मूल भारत भारतीयों के लिए ये CAA और NRC पे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मुझे लगता है उसकी और प्रधानमंत्री जी ने अपना ये एक पॉइंटेड जिसे कहते हैं अटैक किया। प्रधानमंत्री जी, क्या कारण है कि इस इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नकारते हुए जो देश का सबसे बड़ा न्यायतंत्र है, कांग्रेस ने इस तरह की बात रखी, चाहे वो रिजर्वेशन की हो 50% से ज़्यादा, या फिर हम कहेंगे एक तरह से एक रिमार्क जो महिलाओं के खिलाफ रखा। क्या कारण है कि कांग्रेस को ये नीति अपनानी पड़ी? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। विषयविहीन, दिशाविहीन, एजेंडाविहीन कांग्रेस और इंडी अलायंस इस चुनावी समर को, मैंने कहा कि विषय की जगह उपविषयवाद की जगह विवाद बना के जिसे कहते लेना चाहती हैं। विकास की बात करें, तरक्की की बात करें, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करें। अब कल फारूक अब्दुल्ला जी ने भी अगर वो स्टेटमेंट दिया, मैंने कल तथ्यों से आंकड़ों से बताया है कि 90 करोड़ का जंप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरान आया। मनमोहन सिंह सरकार जितनी ग्रांट देती थी उससे 90 करोड़ ज़्यादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी है। 14.2% जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है। लेकिन आप अगर इंदिरा आवास योजना में शेयर देखें तो वो 31% है। आप प्रधानमंत्री किसान समृद्धि पे देखें तो वो 33% है। तो जो आप बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी जिसका उतना हक, आप तो मुसलमानों के भी विरोधी हो गए। आप इसका मतलब 33 और 31 लेके उनको 14% पे लाना चाहते हैं। नंबर ऑफ मुस्लिम स्कॉलरशिप्स वो भी ज़्यादा है, उनमें भी जंप आया है मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार में। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और उस मूल मंत्र पे हम काम करना हमारे लिए, हम वचनबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी है, ये हमारा स्पष्ट मानना है। तो ऐसे विषय बना के ये दिशा जिसे कहते हैं डिबेट की रूल्स ऑफ द गेम कहीं और लेना चाहते हैं। हमसे बात करनी है बिजली की बात करें, हमसे बात करनी है पानी की बात करें, हमसे बात करनी रोज़गार पे बात कर रहे हैं, हमसे बात करनी भारत के उभरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कद की बात करें, भारत की आर्थिक नीति की बात करें, भारत की रक्षा नीति की बात करें, भारत की स्पेस नीति की बात करें। लेकिन ये ऐसे वादों और विवादों में उझला के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जनता है ये सब जानती है। पठानी जी, बात करूँगा रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो क्या आपको नहीं लगता कि डिलिमिटेशन के बाद जो रजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, ये वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी है? देखें, डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉसी जुडिशियल कमीशन है, एक तरीके से एक अदालत ही है। उस अदालत ने कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग करने के लिए, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये उधमपुर लोकसभा का पार्ट हुआ करता था। इस उधमपुर लोकसभा मोटे तौर पे तकरीबन डबल 2 गुना, इसको श्रीनगर से अगर आप कंपेयर करें तो श्रीनगर का वोट और उधमपुर का वोट, श्रीनगर का वोट इसका आधा था और उधमपुर का वोट उसका डबल था। और श्रीनगर लोकसभा से 5 गुना ज़्यादा जो क्षेत्रफल जो है वो उधमपुर लोकसभा में था। तो इसको इनिक्विटी को दूर करने के लिए हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। एक बहुत प्रमुख नेता
DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने एक आरोप लगाया अभी पिछले दिनों कि गूगल के नाम पे ये की गई। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक यूनिट है और हमारे लिए गिलगित बाल्टिस्तान वो भी एक यूनिट है, एक क्षेत्र है हमारे लिए, और पूरा जम्मू कश्मीर हमारा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आधा जम्मू आधा कश्मीर, सब जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा। और ये हमारे बुज़ुर्गों ने ही, डोगरा जनरल जोरावर सिंह आज जहाँ बैठे हैं उनकी वीरभूमि पे, और खासकर महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में उनके निर्देश के मुताबिक इस जम्मू कश्मीर रियासत का, जिसे कहते हैं एक कायम करके इसको एक पॉलिटिकल एंटिटी उस वक्त में बनाया था। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई और ये जनता के इंटरेस्ट में है। जो परिसेवन के जो रूल हैं, पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया, टोपोग्राफी, उन सभी को मापदंड में रखते हुए कमीशन ने ये किया है और हमें मानना है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उधमपुर की पार्लियामेंट्री सीट की बात करूं तो लाल सिंह जब से मैदान में आए तो उनको ज़्यादा आंका जा रहा था, एक आम जन की जो बात थी उनको ज़्यादा आंका जा रहा था, लेकिन अब वहां पर वोटिंग हो चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्या आप कहेंगे कि फाइट है या नहीं? भारी लीड के साथ, भारी बहुमत के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उधमपुर लोकसभा का चुनाव जीतने वाले हैं। और जियां डोगरी गलांदे हैं लाल सिंह और तुप्पे तो नहीं लभने लाल सिंह और 4 जून के बाद उत्थे कुत्थे गायब हो जाना, केड़े उत्थे बस्ते चुने बड़ी ना, जियां आखते तुप्पे तो लभन आपू को नहीं लभना, तुप्पे तो 4 जून के बाद। इस गल की गारंटी, ये गल कम से कम भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, तुस तय कर लो। आज आप कटरा में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर हो रही है, तो कटरा से रिलेटेड एक ही सवाल पूछूंगा कि कटरा में जो बिजनेसमैन हैं वो जब से कोरोना आया तब से वो मांग कर रहे हैं कि बिजली के जो बिल हैं उनमें राहत दी जाए। कमर्शियल बिल में, हाउस होल्ड बिल में तो सरकार ने दी, लेकिन कमर्शियल बिल में साफ नकार दिया गया। और आज कटरा की बिजनेस की बात करूँ तो 90% होटल्स जो हैं या बिजनेसेस जो हैं वो NPAs हैं, और मांग लगातार जारी है कि एमनेस्टी दी जाए ताकि कटरा का जो मार्केट है फिर से स्टैंड हो सके। एंड ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन आफ्टर द इलेक्शंस एंड द रिजल्ट्स, अगर बीजेपी भारी मतों से इस एरिया में जीतती है तो क्या कटरा वालों की बात सुनी जाएगी? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एरिया स्पेसिफिक एक सवाल भी पूछा। मेरे साथ हमारे भाई रोहित दुबे जी जो जिला अध्यक्ष हैं और एक नोटेड यहाँ के बिजनेसमैन हैं। मेरे कटरा में, रियासी में चूँकि आना जाना रहा, पहले कटरा में भी रहा, अब रियासी में मेरा एक रोल पार्टी ने तय किया है। हमारे साथ माननीय अरविंद गुप्ता जी, ये भी एक नोटेड बिजनेसमैन है और रियासी के साथ इनका भी, जिसे मैं अगर बोलूँ कि चोली दामन का साथ है, रियासी के साथ से जुड़े हैं। कटरा की जो संवेदनाएँ और कटरा के साथ एक सहिष्णुता के साथ जिसे कहते हैं डील करना, ये हमारा एक जिसे कहते हैं एजेंडा भी है, मिशन भी है। आपके ध्यान में रहे कि इस वक्त चुनाव है और चुनाव की कुछ बंदिशें रहती हैं, और मुझे लगता है सरकार बनने के बाद दूसरा चुनाव आ जाएगा। और आप सब की आशीर्वाद के साथ मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली केंद्र में भी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। कटरा ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ एशिया, बल्कि दुनिया में एक फोकल पॉइंट कैसे बन जाए, इसके ऊपर सोचना, इसको विचार करना। बात तो एक जिसे कहते हैं सेंटेंस में कि मैंने कह दी, लेकिन इसका अर्थ और इसका यथार्थ जिसे कहते हैं बहुत बड़ा है। और इसी से जुड़ा, जैसे आपने कहा, हम बिल्कुल संवेदनशील हैं। कटरा के बिजनेसमैन जो कटरा की इस डेवलपमेंट का एक अभिन्न अंग हैं, और उनके साथ वाकई आपने कहा कि हीलिंग टच के साथ, उनके हीलिंग टच उनको देना एक बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। कल को जब मौका लगता है हम बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रॉपर्नेस के साथ जो भी पॉसिबल होगा इसमें, और इसको जो बल्कि पॉसिबिलिटी से बाहर जाके भी इसको बिल्कुल सिंपैथेटिकली डील करेंगे। आखिरी सवाल, अनंतनाग सीट के लिए भाजपा किस पार्टी को सपोर्ट करिए, क्योंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है। भारतीय जनता पार्टी समूचा भारत एक राष्ट्र की कल्पना को लेकर चलती है, और मुझे लगता है इसी सोच को, इसी प्रकल्प को मजबूत करने के हेतु भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और आप बेफिक्र रहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे कश्मीर में भी और अनंतनाग में भी कमल का फूल खिलेगा। सर, सपोर्ट किसको कर रहे हैं अपन? मैंने कहा आपको, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमल का फूल खिलेगा, बेफिक्र रहें।